सलीमा रजा आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राही मासूम रजा, जिनके नाम से आप वाकिफ हैं, इनकी पैदाइश हुई थी 1 अगस्त 1927 को उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर के एक गांव गंगौली में, और इनकी तालीम हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां से इन्होंने हिंदुस्तानी अदब या हिंदुस्तानी लिटरेचर में डॉक्टरेट हासिल की थी। एक शायर, एक कहानीकार जब कागज कलम लेकर लिखने बैठता है तो शायद खुद से कहता है, उम्र भर तुमने जमाने का कहा माना है, दिल की आवाज भी सुन, देख तो क्या कहता है। शायर, कहानीकार, फिल्मों के डायलॉग राइटर, जिन्होंने मैं तुलसी तेरे आंगन की, मिली और लम्हे जैसी मशहूर फिल्मों में डायलॉग राइटिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। राही साहब ने सबसे ज्यादा शोहरत कमाई उस टीवी सीरियल के डायलॉग लिखकर जो इंडियन टीवी के नुमाया तरीन और मोस्ट पॉपुलर शोज में गिना जाता है। जी हाँ, महाभारत, जिसके टेलीकास्ट के वक्त हिंदुस्तान की सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। पूरे भारत में प्रोग्राम के धुआंधार कामयाबी ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो B.R. चोपड़ा के राही मासूम रजा को ये अहम और पेचीदा काम सौंपने पर सख्त क्रिटिसिज्म कर रहे थे। खुद राही साहब का कहना है कि यूं लगता है कि महाभारत के डायलॉग लिखने के लिए ही मैं पैदा हुआ था। डॉक्टर राही मासूम रजा की मशहूर और मकबूल तरीन किताब टोपी शुक्ला पर बेस्ड है हमारी आज की पेशकश। हफीज जालंधरी ने क्या खूब कहा है कि हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी। तो राही साहब की कलम की ताकत, नफासत और सच्चाई की बोली पेश है टोपी शुक्ला। ये आईना है हमारे गुजरे हुए कल और आज का। उन्होंने कहा था कि इस किताब में एक भी गाली नहीं है, क्योंकि ये किताब खुद अपनी जात में एक मुकम्मल गाली है। डॉक्टर राही मासूम रजा कहा करते थे कि मेरी 3 माएँ हैं। एक मेरी वालिदा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, दूसरी AMU जहाँ से मैंने तालीम हासिल की, और तीसरी गंगा जिसके किनारे, जिसकी गोद में खेलकर मैंने परवरिश पाई। आज का परफॉर्मेंस हम बतौर श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारे समाज के चंद लोगों की नफरत और तासुब की वजह से अपनी जानें गंवाई। डॉक्टर राही मासूम रजा ने हिंदी और उर्दू अदब दोनों की ही खिदमत बखूबी की। वाह राही साहब, क्या कहना है आपका। बकौल शायर, मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं, जुल्म ये है कि बेमिसाल हो तुम। तो पेश है टोपी शुक्ला। शुक्रिया सलीमा जी। मैं सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने फ़ोन साइलेंट पे कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए, आईफोन हो तो भी। और एक बात कहना चाहूँगी कि इस प्ले के राइटर डॉक्टर राही मासूम रजा की वाइफ का कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था, तो ये हम सब की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है और ये प्ले हम उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं। टोपी भी बेनाम पैदा हुआ था। नाम की जरूरत तो मरने वालों को होती है। गांधी भी बेनाम पैदा हुए थे और गोडसे भी। जन्म लेने के लिए आज तक किसी को नाम की जरूरत नहीं पड़ी। पैदा तो केवल बच्चे होते हैं, मरते मरते वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरे, काले, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या हो जाते हैं। खैर, इस जगह हमें इन झगड़ों से कोई मतलब नहीं। अभी तो मानव इतना जान लेना जरूरी है कि टोपी ने जन्म लिया। हजारों लाखों करोड़ों दूसरे बेटों की तरह टोपी भी दूसरा बेटा था। एक भाई उसकी पीठ पर था, एक भाई की पीठ पर वो था। जिस रात उसने जन्म लिया वो एक बरसात की काली सड़ी हुई रात थी। हवा बिल्कुल बंद थी, आकाश बादल से ठसा पड़ा था, एक तारे तक की जगह नहीं थी। इधर उसकी माँ के पेट में दर्द शुरू हुआ और उधर इतनी जम की बादल में
में दरार पड़ गई, पानी की चादर गिरने लगी, ऐसा लगने लगा जैसे बादल ओल्टी में फंस गए हो। आंगन में पानी चमकने लगा, फ्यूज उड़ गया, अंधेरा सब दूर हो गया। उसकी दादी हरे कृष्णा का जाप करने लगी कि ना जाने कौन सा राक्षस जन्म लेने वाला है जिसने जन्म लेने से पहले ही अंधेर मचा दिया था। अब इस तूफान में न दाई आ सकती थी और ना ही डॉक्टर ने। गरज ये कि टोपी को रात के ठीक 12 बजे खुद से पैदा हो जाना पड़ा। पैदा होते ही टोपी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से दुनिया को देखा। उसे जो चीज दिखाई दी वो बड़ी भयानक थी। वो डर कर रोने लगा और उस अंधकार को ढूंढने लगा जिसमें वो अब तक बुलाया करता था। यदि हम आपको बताते कि टोपी एक पालने में स्याह गोश्त के लोथड़े की तरह पड़ा टाय टाय कर रहा है और उसके कमर में काले नाड़े की करधनी है और उसके काले माथे पर काजल का एक काला टीका लगा है, तो संभव है कि आप मुंह फेर लेते कि इस बच्चे में ऐसी क्या खास बात है। जबकि सच पूछिए तो हर कहानी और जीवनी शुरू वहीं से होती है। टोपी का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था और उसके बाप का नाम भृगु नारायण शुक्ला। डॉक्टर पंडित भृगु नारायण नीली तिवारी को केवल एक शौक था, चुनाव लड़ने का। सदा हारे पर हिम्मत न हारे और हर चुनाव में खड़े होते रहे। पहले कांग्रेस की टिकट से लड़े, हार गए। आजाद लड़े, हार गए। जनसंघ की टिकट से लड़े, हार गए। यहाँ तक कि पार्लियामेंट से लेकर म्यूनिसिपैलिटी तक का चुनाव लड़े और हारे। ऐसे हारने वाले कहाँ मिलते हैं। डॉक्टर साहब फारसी के रसिया और मसनदी मौलाना रूमी के दीवाने थे। धुली हुई उर्दू बोलते थे और उर्दू के कट्टर विरोधी थे। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह से नीचे बात ही नहीं करते थे। मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे। परंतु इसलिए नहीं कि उन्होंने भारतीय प्राचीन सभ्यता को नष्ट किया है और पाकिस्तान बनवा लिया है, बल्कि इसलिए कि उनका मुकाबला डॉक्टर शेख शरफुद्दीन लाल किलवाने से था। ये डॉक्टर शेख शरफुद्दीन कभी इनके कंपाउंडर हुआ करते थे और उनके बेटे इन्हें शरफू चाचा कहा करते थे। शेख शरफुद्दीन ने हरकत ये की कि नीले तेल का रंग बदल दिया। तेल का रंग बदलकर वो डॉक्टर बन गए और भोली भाली जनता को दोनों हाथों से लूटने लगे। रंग बदलकर भी आदमी पता नहीं क्या क्या बन जाता है। टोपी एक ही है, सफेद हो तो आदमी कांग्रेसी दिखाई देता है, लाल हो तो प्रजा सोशलिस्ट और केसरी हो तो जनसंघी। और अगर आज के जमाने में टोपी पे कमल का निशान हो तो आदमी भाजपाई नजर आता है, साइकिल का हो तो समाजवादी और अगर झाड़ू का निशान हो तो आदमी आम दिखाई देता है। आज तक कोई ऐसी टोपी नहीं बनी जिसे पहनकर आदमी हिंदुस्तानी दिखाई दे। शायद हिंदुस्तानी होने के लिए किसी टोपी के पहनने की जरूरत ही नहीं। टोपी की माँ राम दुलारी भी सीधी सादी धार्मिक टाइप की घरेलू औरत थी। बड़ा भाई मुनेश्वर नारायण शुक्ला उस मुन्नी बाबूराम राज्य परिषद में गले गले खड़े थे और टोपी के छोटे भाई भैरव नारायण को कांग्रेसी बनने का शौक था, क्योंकि इस पेशे में ऊपर की आमदनी नीले तेल से भी अधिक थी। जब भी वो ये सुनता कि पूरा प्रांत का मुख्यमंत्री बना तो उसने स्विट्जरलैंड के बैंकों में 50 लाख की रकम छोड़ी और पूरा मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होने से पहले एक बस कंडक्टर था और अब देश के हर बड़े शहर में उसकी कोठियां हैं और वो कई मीलों का मालिक है। तो उसकी आंखें चमकने लगती, घुस जाता और कहता, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रभु की लीला अपरंपार है बेटा, अवश्य बनोगे। ये सुनकर भैरव को यकीन हो जाता कि एक न एक दिन वो मुख्यमंत्री अवश्य बनेगा। टोपी शुक्ला की शक्ल बहुत खराब थी, परंतु थे बड़े शर्मीले, नंगे पैदा नहीं हुए थे। हाँ, सर के सारे बाल बदन पर उगा कर पैदा हुए थे। नतीजा ये हुआ जब सुबह चमाइन मल मिलाकर अपने घर गई तो उसने अपने पति से कहा, अजय सुनते हो, डॉक्टर साहब के घर बनमानुस भइल बा। टोपी का ननिहाल ननिहाल खंगाल डाला गया कि पता तो चले ये बच्चा गया किस पर है, परंतु दूर दूर तक इस कैंडे का कोई दिखा ही नहीं। फिर क्या था, सास की जबान चल पड़ी। राम दुलारी बेचारी परेशान कि इस बच्चे को जन्म देकर वो किस मुसीबत में फंस गई है। वो तो खैरियत ये थी कि उसकी सास को जब गुस्सा आता था तो वो लगभग फारसी बोलने लगती थी और राम दुलारी को समझ ही नहीं आता था कि उसकी सास क्या कह रही है। उसने डरते डरते बच्चे की तरफ देखा
अब भी उतना ही बदसूरत था। उधर टोपी शुक्ला की बदसूरती ने मुन्नी बाबू का बाजार और चढ़ा दिया। जो चीज आती पहले मुन्नी बाबू को मिलती, कपड़े मुन्नी बाबू के बनते, और टोपी को उनकी उतरन पहननी पड़ती। सुभद्रा देवी तो उसे अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। वो शायद डरती थी कि अगर टोपी ने उन्हें छू भी लिया तो उनके चंपई रंग पर दाग लग जाएगा। और मुन्नी बाबू अलबत्ता जब देखो दादी के दूध में अड़से हुए हैं। दादी उन्हें कभी गुलिस्तान की कहानियां सुना रही हैं, कभी तिलस्मी होशरुबा की सैर करा रही हैं और कभी महाभारत के वीरों की कथाएं याद करा रही हैं। नतीजा ये हुआ कि टोपी को शेख सादी, अमीर हमजा की कथा, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों और बड़ों से नफरत हो गई और वो इन सबको मुन्नी बाबू की पार्टी का समझने लगा। और एक दिन तो उसने गजब ही कर दिया और वो अपनी दादी से बोला, दादी जी आप उस काले कलूटे कृष्ण को पूछती है ना, तो एक दिन आपकी पूजा जरूर काली हो जाएगी। उस दिन दादी जी को दो बातों पर गुस्सा आया। पहली बात तो ये थी कि उनका पोता जरूर को जरूर बोल रहा था, और दूसरी बात ये कि उसने प्रभु का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ताने की कमान चढ़ाकर राम दुलारी का कलेजा छलनी कर दिया। टोपी घर से भाग गया। टोपी जो भागा तो घर से ही नहीं, मोहल्ले से भाग खड़ा हुआ। और उसने जो पहली चीज देखी वो ये थी कि दो लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे हैं। उसे इतना हिसाब मालूम था कि एक में एक जोड़ा जाए तो दो बन जाते हैं, तो उसने एक में एक जोड़ दिया। लड़ाई खत्म हुई तो उसका कुर्ता चीर चीर हो चुका था, उसके घुटने छिल चुके थे, उसके मुंह पर नाखूनों की खराशें पड़ चुकी थी। इरफान का भी यही हाल था, परंतु इरफान और टोपी में एक फर्क था। इरफान इकलौता बेटा था और टोपी बीच का। कहने में बात भयानक मालूम नहीं होती, लेकिन इस दर्द को वही जान सकता है जो खुद दूसरा बेटा हो। अगर काले गोरे हिंदू मुसलमान गरज की सब बराबर है, तो मैं पूछता हूं कि दूसरा बेटा भी पहले बेटे के बराबर क्यों नहीं है? अवतारों में भी जिसे देख वो पहला ही बेटा। लक्ष्मण और भरत जैसे भाई राम की छाया के बोझ के तरह पिस कर रह गए। तमाम छोटे भाई सपोर्टिंग कास्ट में आ जाते हैं। आप खुद देख लीजिए, इरफान बड़ा बेटा था, उसको अपनी कमीज के फटने का कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं, परंतु टोपी वो अपने फटे हुए कुर्ते को देखकर ऐसा घबराया कि अपनी कूनियों, घुटनों और चेहरे से रिश्ते में खून को भी भूल गया। बहुत चोट लगी है क्या? नहीं, ये ना देख रहे कुर्ता फट गया है। तुम चलो हमारे साथ, चलो हम तुम्हें नया कुर्ता दिलवा दें। ये तू कैसे बोल रहे हो? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। इस तरह तो मेरी दादी बोलती है। ये लड़कों भी दादी की पार्टी का मालूम होता है। तो हमारी दादी को जाने थी हो? नहीं, मैं तो तुम्हारी दादी को नहीं जानता। तातू उनकी तरह कायम बोल रहे हो? शायद तुम्हारी दादी भी लखनऊ की हो। तो हम ना जानते, सारे लखनऊ वाले दादी की पार्टी के हो। तो सुनो, हमारे घर चलो, हम तुम्हें अपनी साइकिल दिखलाएंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये लखनऊ का है। लखनऊ यहाँ से बहुत दूर है। अगर लखनऊ को लखनऊ भी दादी की पार्टी का हो जाए तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि लखनऊ यहाँ से बहुत दूर है। हमारा नाम बलभद्र नारायण और मेरा नाम इरफान है। क्या हुआ? इतना छोटा नाम तो रहा। अरे नहीं, ये तो मेरे घर का नाम है। टोपी ये सुनकर उदास हो गया कि वो इतना गया गुजरा था कि उसके लिए कोई घर का नाम ही नहीं रखा गया। घर के नाम तो उनके रखे जाते हैं जो ज्यादा पुकारे जाते हो। टोपी पुकारा ही नहीं जाता था। तुम्हारे पास साइकिल है? कल ही तो आई है, बिल्कुल चमचमाती हुई है। हाँ। टोपी इरफान के घर पहुंचा तो सन्नाटे में आ गया। उसे वो घर बड़ा अजीब लगा। अजीब तरह के टेढ़े मेढ़े बर्तन, अजीब तरह के टेढ़े मेढ़े लोटे, गरज की सारा वातावरण ही अजीब था। ये कौन है इरफान? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। दादी, ये ना जाने कौन नारायण है? बलभद्र। किसके लड़के हो बेटा? एक जवान औरत ने पूछा जो इरफान की माँ निकली।
हम डॉक्टर बिरगु नारायण के लड़के हैं। अरे वो नीले तेल वाले भृगु नारायण। ये सवाल एक बड़े हंसमुख आदमी ने किया जो इरफान का बाप निकला। हाँ तो इरफान मियाँ इन्हें कुछ खिलाइए। मियाँ, तुम मियाँ हो जी? मियाँ, तुम मुसलमान हो? हाँ। और ये लोग? ये मेरे अब्बू, ये अम्मी और ये मेरी दादी। हम ये ना पूछ रहे क्या ये लोग मियाँ हैं? हाँ, हम लोग मियाँ हैं। तो मियाँ का कुछ नहीं खा सकते? क्यों? हम मियाँ लोग का छुआ नहीं खाते। मगर क्यों नहीं खाते? मियाँ लोग बहुत बुरे हुए। सबने कोशिश की कि ये कुछ खा ले, परंतु ये टस से मस ना हुआ। हाँ, इरफान की छोटी साइकिल देखकर ये बहुत खुश हुआ। ये तू कहाँ से मंगवाए हो? ये मेरे चच्चू विलायत से लाए हैं। तुम विलायत कह रहे? इस प्रश्न का जवाब इरफान के पास नहीं था, इसलिए वो सुनी अनसुनी करके साइकिल चलाने लगा और पहिए की निकिल किए हुई तीलियां जो चमकी तो खुद टोपी अपना प्रश्न भूलकर साइकिल के पीछे पीछे भागने लगा। वो दोनों जाने कब तक यूं ही खेलते रहते, लेकिन एक नौकर ने आकर सब खेल खत्म कर दिया। छोटे सरकार, चलिए खाना खा लीजिए। चलो तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं, हम ना खा सकते। तो मियाँ आप भी घर तशरीफ ले जाइए, खाने पर आपकी राह देखी जा रही होगी। हम मियाँ ना हैं। नौकर इरफान को लेकर चला गया। टोपी उस बड़े से कंपाउंड में अकेला रह गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सोचने लगा कि उसके पास साइकिल क्यों नहीं है। कमाल तो ये हुआ कि मुन्नी भैया के पास भी साइकिल नहीं है। वो ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि जब वो छाती तान कर मुन्नी भैया से कहेगा कि मेरे दोस्त के पास साइकिल है जो उसके चच्चू विलायत से लाए, पर ये चच्चू क्या होते हैं? बताओ, ये कुछ बातें ही है कि मेरे दोस्त के पास साइकिल है। यूं टोपी ने एक दिन चुपचाप इरफान को अपना दोस्त माना और इस जोश में वो ये भी भूल गया कि वो घर से भाग आया। भूख लग रही थी, घर की तरफ चल पड़ा, परंतु जब वो घर पहुंचा तो घर में एक सनसनी फैली हुई थी। राम दुलारी के यहाँ तीसरा बच्चा पैदा हो रहा था। एक नौकरानी ने उससे पूछा, भाई हो ये कि बहन? साइकिल ना हो सकती का? बाद में ये बात दादी यानी सुभद्रा देवी और उसकी माँ राम दुलारी को बताई गई। राम दुलारी मुस्कुरा दी। सुभद्रा देवी ने नफीस उर्दू में इसके मूर्खता का रोना रो लिया, परंतु किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि टोपी को एक अदद साइकिल की जरूरत है। जब किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो टोपी इरफान की तरफ खींचने लगा। इरफान टोपी का पहला दोस्त था। इस इरफान को टोपी ने सदा इरफान कहा। इरफान ने इस बात का बुरा माना, ये फिर भी इरफान पुकारने पर ही बोलता रहा। ये नामों के चक्कर भी बड़े अजीब होते हैं। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद ही देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं, मोहम्मद हो तो पैगंबर। इन नामों के चक्कर में पड़कर हम लोग यही भूल गए हैं कि दोनों दूध देने वाले जानवर को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इरफान के बिना टोपी और टोपी के बिना इरफान ना केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में भी अलग अलग सोचा। फिर भी इरफान टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहे। हम ये बेवकूफ़ी क्यों करें? क्या हम हर रोज अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं? यदि हम नहीं कहते तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहते रहिए, कहने से क्या फर्क पड़ेगा। इरफान तब चौथी पे पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। हालांकि प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुज़्ज़त से भी था।
परंतु दादी से वो जरा ज्यादा प्यार किया करता था। एक वही तो थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया था। वो रात को उसे बराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुला रानियों की कहानियां जो सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ, एक मुल्क में एठो बादशाह रहा। दादी की भाषा पर इरफान कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी बनी लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब उसकी शिकायत दादी से करता तो वो हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवार की बोली तू काहे को बोले लगी हो? तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। ताऊ बादशाह का कहीस तुरंत तो इट्टो हिरन मार लिया वा। और यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। वो जब भी इरफान के घर जाता उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता। तूने अम्मी क्या कर रही? दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वो चकरा जाता कि ये अम्मी का होते। फिर वो समझ गया कि अम्मी माता जी को कहते हैं। और ये शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मी। वो इस शब्द को गुड़ की डली की तरह बार बार चुगलाता रहा। अम्मी अब्बू बाजी, अम्मी अब्बू बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। उस दिन ऐसा हुआ कि बेगुन का भरता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा और राम दुलारी खाना परोस रही थी। अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। इस पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी टोपी के चेहरे पे जम गई। अम्मी, ये मलेच्छ शब्द इस घर में कैसे आया? परंपराओं की दीवार डोलने लगी, धर्म संकट में पड़ गया। ये लफ्ज तुमने कहाँ से सीखा? लपच लपच क्या होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? ये हम इप्पन से सीखे। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। मियाँ के लड़का दोस्ती के लिए बका रे। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ ये गवारों की जुबान मेरे सामने ना बोला करो। लीजिए, लड़ाई का मोर्चा ही बदल गया। परंतु शाम इरफान की टोपी की बहुत दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने फिर टोपी को बहुत मारा। फिर जाई में उकरा करे। अरे तोरा हमें लुका रहोगे मोटी में ना। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वो इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव से कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पे कबाबो खाते देखा रहा। कबाब? तू हमें कबाब खाता देख रहा हो? ना देखा रहा उस दिन। तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? ये झूठा है दादी। उस दिन टोपी बहुत उदास था। वो इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच एक किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो ये है वो इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता। उस दिन तो वो इतना पीट गया था, इतना पीट गया था कि उसका सारा बदन दर्द से दुख रहा था। अगले दिन जब वो स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात ये है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमू दादी तोरे घर चली जाए। हमारी दादी तो बोलियो तू ही लोगन की बोले थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तो हमें एक तो दादी ना दे सकता। अरे वो बात नहीं है। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मी भी तो है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? हाँ। तो फिक्र ना करो, मेरी दादी कहती है बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरे है। अरे ऐसे कैसे नहीं मरेंगे? क्या मेरी दादी झूठ कहती है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। उस शाम वो इरफान के घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था, लेकिन एक दादी के ना होने की वजह से वो घर टोपी के लिए खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। दादी के 1000 कहने के बावजूद भी उसने दादी के हाथ की आज तक कोई चीज नहीं खाई थी।
प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा रिश्ता हो चुका था जो किसी मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जनसंघ से बड़ा था। तुम्हारी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक पाया होता। इफ़न ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को एक कसम खाई कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए, इसलिए टोपी और अकेला हो गया। और दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरनाम सिंह के तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। गुड्डू बहुत छोटा था, डब्बू बहुत बड़ा था, बिल्लू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और ये बात भी थी कि उन तीनों को इस बात का एहसास था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने उसको मुंह ही नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वो बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हेड वाले अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा केवल ये समझ सका कि जब हाउस एट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। Who are you? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण। Who's your father? ये सवाल गुड्डू ने किया। बिरगू नारायण। ये बिरगू नारायण कौन है? Any of us चपरासीस? अरे नहीं नहीं साहब, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। Oh, you mean doctor? हसन। Wow, but he looks so clumsy. तनी जबनिया संभाल के बोलो, नहीं तो एक लप्पड़ में नाचे लगे हो। Oh, you son of a dirty pig! बिल्लू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया, फिर कालिया बट्टा हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशन कोड से शिकार दिया। पेट में 14 सुइयां भुकी, तब जाके इसके होश ठिकाने आए और इसने तय किया कि अब ये कलेक्टर साहब का घर नहीं जाएगा। मगर प्रश्न ये खड़ा हो गया कि अब ये करे क्या। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर यह बहुत पिटा तो सीता ने इसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात ये हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए नए कोट का कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना और टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। बना तो उन्हीं के लिए था तो तुरंत टोपी ने वो कोट तुरंत ले जाकर दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वो खुश हो गया। अब नौकरानी के बच्चों को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती है, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाएगा। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, हम भात खाएंगे। भात खाओगे? तुम जूते खाओगे? आपको ये ना मालूम जूता काहे ना जब पहन जाते हैं। दादी से बदतमीजी करते हो? ताकम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सर पर उठा लिया और राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तू 10वां में चौक गई बाड़, तुम्हें दादी से टकराव करना चाहिए। इन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वो 10वें में पहुंच गया है। 2 साल तो वो फेल ही हुआ। 9वें में तो वो सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वो सन 52 में ही पहुंच सका। और जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। पूरे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वो बहुत रोया। बात ये नहीं थी कि वो गाउदी था, वो पढ़ने लिखने में काफी तेज था, पर जब भी वो पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू का कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सब कुछ नहीं होता ना, तब पता चलता कि कैसे भैरव ने इसकी कॉपियों के हवाई जहाज। दूसरे साल उसको टाइफाइड हो गया। तीसरे साल ये 3rd डिवीजन में पास हो गया। ये 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह इसके माथे से चिपक गया। वाह,
भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। शरफुआ का बेटा फर्स्ट आया फर्स्ट। टोपी के पिता डॉक्टर शरफुद्दीन को शरफुआ ही कहते थे। तो उसे अब्दुल वहीद से नफरत हो गई। उन्हीं दिनों वो कुछ नए लोगों से भी मिला जो सवेरे सवेरे लड़कों को इकट्ठा करते, उन्हें कुश्ती लड़वाते, लाठी सिखलाते और परेड करवाते। तभी अचानक टोपी उनके पास चला गया, हाथों हाथ लिया गया। पर जब उसे ये पता चला कि ये वही पार्टी है जिसने महात्मा गांधी को मारा था, तो उसे बड़ा डर लगा। उन्हीं लोगों से यह पता चला कि मुसलमानों ने किस तरह देश का सत्यानाश किया है। देश भर में जितनी मस्जिदें वो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। ये बात मानने में टोपी को जरा शक हुआ, क्योंकि शहर की 2 मस्जिदें तो उसके सामने बनी थी और कोई मंदिर भी नहीं तोड़ा गया था। गौ हत्या तो मुसलमानों का खास शगल है। फिर इन्होंने देश का बंटवारा करवाया, औरतों की लाश लूटी और क्या क्या नहीं किया मुसलमानों ने। जब तक ये इस देश में है ना, देश का विकास नहीं हो सकता। ये तमाम बातें टोपी के दिल को लगती थी और इन बातों के बीच में कई बार उसे इफ़न भी याद आया। परंतु जब अब्दुल वहीद फर्स्ट आ गया तो इसे इस बात पे यकीन हो गया कि इस देश में जब तक मुसलमान हैं तब तक हिंदू चैन की सांस नहीं ले सकते। इसलिए एक सच्चे भारतीय भक्त और हिंदू भक्त की तरह कि मुसलमानों से नफरत करने लगा। और जब 1952 में वो स्कूल गया तो वो जनसंघी हो गया। इसलिए जब सुभद्रा देवी ने उसे ताना दिया कि वो 10वीं में पढ़ता है तो वो बिलबिला गया। दादी मियाँ लोगन की भाषा बोलती हैं, हमें तो ये जाना रहा कि वो मुसलमान हो गई हैं। इरफान की जिंदगी ने बिल्कुल दूसरे रास्ते पर सफर तय किया। राजनीति में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी जो घर में बातें होती थी वो उन्हें सुनता तो था ही। उसने जो कुछ सुना और समाचार पत्रों में जो कुछ पढ़ा वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वो साहित्य का रसिया था। वामिक जौनपुरी, अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, कृष्णचंद्र, अब्बास की कहानियों ने उससे कहा कि इस आज़ादी में कोई ना कोई घपला है। कौन आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ। अब ये पंजाब नहीं हंसी ख्वाब नहीं, अब ये पंजाब नहीं हंसी ख्वाब नहीं, अब ये दो आप है सियाग है पंजाब नहीं, कौन आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ। जामा मस्जिद में अल्लाह की जात थी, चांदनी चौक में रात ही रात थी, जामा मस्जिद में अल्लाह की जात थी, चांदनी चौक में रात ही रात थी। आस कच्चे घड़े की तरह बह गई, आस कच्चे घड़े की तरह बह गई, सोनी बीच तूफान में रह गई, कौन आजाद हुआ, कौन कबरा विचों
मुस्कुरा कोई अगला वर्षा आजाद हुआ। और किताबें इश्क के पन्ने तूफानी हवाओं में बिखर गए थे, लाश बनकर सड़ रहे थे और चीख बनकर गूंज रहे थे। पेशावर एक्सप्रेस में लाशों को गिन रहे थे, एक तवायफ का खत बनकर पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को ढूंढ रहे थे। सिक्कों ने खत्म कर दिया, बच्चे को घर पारा पर जा गया। एक 13 मिनट की लड़की के साथ बीबी सिक्कों ने जिना किया, वो बेचारी बीच में मर गई। अबू क्या ये हिंदू इतने खराब होते हैं और ये सिख ये तो बड़े जलील मालूम होते हैं। तब इसे ये नहीं मालूम था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के हिंदू और सिख भी अपने अब्बुओं से मुसलमानों के बारे में यही सवाल कर रहे होंगे। इसका प्रश्न बहुत सीधा साधा था, परंतु इसके अब्बू सीधा साधा जवाब ना दे सके। समाचार पत्र कुछ कहते थे, आत्मा कुछ कहती थी। नहीं नहीं बेटा नहीं, गुंडे हिंदू मुसलमान नहीं होते, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि क्या हो रहा है। डांटने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, हिंदू सिख बड़े कमीने होते हैं। मगर क्यों अम्मी? अल्लाह मियाँ ने इतनी खराब तकदीरें क्यों लिखी आखिर? सब गुनाहों का भेदफल है बेटा। मगर अम्मी, बच्चों ने क्या गुनाह किया होगा? अच्छा ज्यादा बको मत। उस दिन पहली बार इसकी निगाहों में अल्लाह मियाँ की इज्जत कुछ कम हुई। ये तो कोई बात ना हुई कि गुनाह करे बड़े और भुगते बच्चे। लगता है अल्लाह मियाँ भी हिंदू और सिखों के साथ मिल गए हैं। उस रात इसने ख्वाब देखा कि अल्लाह मियाँ की सफेद दाढ़ी खून से लाल है और वो हिंदू और सिखों की एक सभा में भाषण कर रहे हैं। ये मुसलमान बच्चा कहाँ से आया? इसे भी मार डालो। ये सुनते ही सारा मजमा उसकी तरफ लपका। वो भागा। दूसरी तरफ से एक बूढ़े सरदार जी आ रहे थे। इफ्फत समझा कि अब मारा गया, परंतु उन सरदार जी ने जल्दी से उसे अपने साफे में छिपा लिया। मजमे ने उन्हें घेर लिया। एक ने तलवार मारी, सरदार जी की गर्दन कट गई। लुढ़कता हुआ सिर एक तरफ भागा, भीड़ ने उस सिर का पीछा किया। सिर एक सभा में घुस गया। एक बूढ़ा आदमी एक बूढ़ी ऐनक लगाए आधे बदन से नंगा बैठा हुआ कुछ कह रहा था। एक आदमी ने गोली चलाई, बूढ़ी ऐनक वाला आदमी मर गया। सरदार जी का सिर फिर भागा। किताबों की एक दुकान में आग लगी हुई थी और जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब की आग की रोशनी में अजीब लग रहे थे। उस सिर ने कहा, असी अहमद अब्बास सरदार जी हो, ए लो तुसी अपनी अमानत संभालो। साफा खुल गया। इफ्फन उछलकर पंडित जी के जवाहर बंडी की जेब में चला गया। तुम कौन हो? मैं इफ्फन हूँ। नहीं, तुम भारत हो। मैंने तुम्हें आज फिर पाया है। मैं फिर तुम पर एक किताब लिखूंगा। भीड़ फिर आ गई। सारे हिंदू और सारे सिख जिन्ना कैप लगाए हुए थे और कई ने तुर्की टोपियां भी पहन रखी थी। कई की शेरवानियों के कॉलर से खजूर का एक पेन झांक रहा था। जवाहरलाल ने भीड़ को देखा, गुस्से से उनका मुंह लाल हो गया। वो इफ्फन को लिखता बोला, भाग पड़ा। जो बच्चे गिरती दीवारों की छाव में जवान हुए, उनकी कहानी भी बड़ी अजीब है। इफ्फन की आंख खुली तो उसकी आत्मा अपने खोल में घुस गई। वो रोज की तरह उठा। उसने रोज की तरह हाथ मुंह धोकर माँ बाप को सलाम किया। उसे रोज ही की तरह जीने की दुआ मिली। वो रोज की तरह स्कूल गया, परंतु स्कूल के लोग उसे अजीब अजीब दिखाई देने लगे। उसे लगा कि बाबू त्रिवेदी नारायण ने उसे जोर से मारा और लक्ष्मण को धीरे से, जबकि दोनों की खता एक थी। खेल के घंटे में फुटबॉल हुआ। इफ्फन अच्छा खेलता था। दूसरी तरफ की स्टॉपर ने टांग मारी। इफ्फन लुढ़क गया। ये कोई खास बात नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन बदला लिया। वो लड़का गिर गया। मास्टर साहब ने उसी वक्त उसे फील्ड से बाहर निकाल दिया। सारे लड़के खेल रहे थे और वो अकेला बाहर खड़ा था। ये सोच रहा था कि अगर मैं मुसलमान ना रहा होता तो आज मास्टर साहब ने मुझे यूं ना निकाला होता। उस शाम वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने देखा वो बहुत उदास। माँ ने उसका प्यार दिया। दिल्ली से जो मामू हबशी हलवा लाए थे वो इफ्फन को दिया, मगर उसके चेहरे पर रंग नहीं आया। क्या बात है मियाँ? कुछ नहीं मामू। मालूम होता है आज स्कूल में पिटे हो। पाकिस्तान तो मुसलमानों ने बनवाया है ना? नहीं, पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनवाया है। एक आप ही ये कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों ने बनवाया है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम पाकिस्तान क्यों नहीं चलते?
आप इन बातों पर सोचकर अपना वक्त क्यों खराब करते हैं? हिंदू मास्टर हमें जी लगाकर नहीं पढ़ाते, हिंदू लड़के हमें परेशान करते हैं। पर तो भवानी की मिठाई में मेरा हाथ लग गया तो उसने पूरी मिठाई फेंक दी और कहा, ए मियां, ये पाकिस्तान ना है। अच्छा, तो तुम जो नाना साहब के यहाँ गए थे, तो क्या गौरी शंकर साहब ने तुम्हें प्यार नहीं किया था? किया था। तो क्या वो हिंदू नहीं है? तुम्हारे नाना मियाँ हिंदुओं का छुआ नहीं खाते, तो क्या गौरी शंकर चाह से उनकी दोस्ती नहीं है? है, मगर यूं ही तुम्हारे दोस्त भवानी ने तुम्हारा छुआ नहीं खाया तो तुम उसे अपना दुश्मन क्यों समझ बैठे? उसने पाकिस्तान वाली बात जो की थी। कोई कहे कि कौवा कान लेके भाग गए तो क्या करोगे? कान देखोगे या कौवे के पीछे भागोगे? तुमने बनाया पाकिस्तान? जी नहीं। तुम क्यों खफा होते हो इरफान? ये बात इरफान की समझ में आ गई, मगर वो बेनाम डर फिर भी नहीं मिटा। वो रोज की तरह स्कूल गया, परंतु स्कूल के लोग उसे अजीब अजीब दिखाई देने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब इसे स्कूल के लोग अजीब अजीब दिखाई देने लगे तो ये धीरे धीरे करके अपने हिंदू दोस्तों से पिछुड़ता गया। शंकर, रामदीन, प्रभु, भवानी, सीताराम, इनमें से भी किसी को भी उसने अपने पास नहीं पाया। इस परिवर्तन को किसी ने महसूस नहीं किया। मास्टर पढ़ाते रहे, लड़के पढ़ते रहे। मास्टरों ने जानने की जरूरत ही नहीं समझी कि ये देखे कि इन लड़कों की दोस्ती का आधार क्या है। इरफान जब जवान हुआ तो उसके पास कोई ख्वाब नहीं था। वो पढ़ता रहा, एक दर्जे से दूसरे दर्जे में जाता रहा, परंतु उसे ये नहीं मालूम था कि उसे करना क्या है। परसों से IAS और IFS में किसी मुसलमान का नाम नहीं निकला था। इरफान ने ये नहीं सोचा कि बहुत से हिंदुओं का नाम भी नहीं निकला है, इसलिए वो इन इम्तिहानों में बैठा ही नहीं। और जब उसे रातें आंखों में काटने के बाद भी कोई ख्वाब ना मिला तो उसने दाढ़ी रख ली। चूंकि वो एक सहमी हुई नस्ल का प्रतिनिधि था, इसलिए वो नमाज पढ़ने लगा। बात ये है कि उसे एक डिग्री कॉलेज में इतिहास पढ़ाने की नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने पहले क्लास की बड़ी तैयारी की, परंतु जब वो क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि बुझी हुई आंखों वाले लड़के लाशों की तरह बैठे हुए हैं। किसी की आंख की खिड़की से कोई आत्मा ही नहीं झांक रही है। इरफान क्लास को देखकर कांप उठा। इन लड़कों को क्या बताया जाए? इनकी समझ में ये बात कैसे आएगी कि दो नदियां तीन नहीं एक हो जाती हैं? इनको ये बात कैसे बताई जाए कि इतिहास, समय ये बरसों और क्षणों का नाम नहीं, इतिहास नाम है समय की आत्मकथा का। ये बक्सर का युद्ध, प्लासी का जंग या पानीपत की लड़ाई महज बुलबुलें हैं इस नदी के। मुस्लिम राजपूत डिग्री कॉलेज, कॉलेज में केवल मुस्लिम राजपूत ही नहीं थे, शेख, सैयद, पठान, हिंदू, पठान सब थे। लेकिन इतिहास की क्लास में एक हिंदू लड़का चंद्रबली सिंह खड़ा हो गया। एक मिनट सर, मुगल बादशाहों ने भारत की प्राचीन सभ्यता को भ्रष्ट किया है और मुसलमान सम्राटों का युग ही भारत सभ्यता का काला युग रहा है। क्या प्राचीन मंदिरों जैसी कोई सुंदर मस्जिद बन सकी? इसी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण औरंगजेब ने मंदिर गिरवाए। अच्छा, एक बात बताना, जब अछूतों के कान में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा था तो क्या ऊंची जात वाले हिंदू इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में थे? पूरा घंटा इसी बहस में खत्म हो गया। ना इरफान ने चंद्रबली की बात मानी और ना चंद्रबली ने इरफान की, परंतु शाम इरफान बहुत उदास लौटा। क्या बात है? सकीना, अगर इन लड़कों के दिमाग में यही बातें भरी जा रही हो तो इस मुल्क का क्या बनेगा? नई नस्ल तो हमारी नस्ल से ज्यादा घाटे में है। हमारे पास कोई ख्वाब नहीं था, मगर इनके पास झूठे ख्वाब हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मगर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी किस्मत में हिस्ट्री है ही नहीं। हमें अंग्रेजों की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। यही हाल वहाँ पाकिस्तान में हुआ। वहाँ इस्लामी छाप होगी तारीख के नाम पर। पता नहीं हिंदुस्तानी हिस्ट्री कब लिखी जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान चले चलिए। ये पढ़ाने के लिए कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तानी अनसिविलाइज थे। दोनों जगह धूल में रस्सी बटी जा रही है। मैं पढ़ाने का काम ही छोड़ दूंगा। सुनिए, उधर शहर के हिंदी समाचार पत्रों में यह लिखा जाने लगा कि इरफान मुस्लिम लीगी है, औरंगजेब की तारीफ और शिवाजी की बुराई करता है। मैनेजिंग कमेटी ने उससे जवाब तलब किया। उन्हीं दिनों मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जगह निकली थी, वो वहीं का ओल्ड बॉय था, ले लिया गया और यो सन 60 में टोपी से उसकी मुलाकात फिर हुई। बात यह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जहां मट्ठी, मक्खी, मटरे के
बिस्किट, मक्खन, मौलवी और ताले के लिए प्रसिद्ध है, वहीं भात भात के नाम रखने के लिए भी प्रसिद्ध है। एक साहब थे का और एक साहब थे उस्ताद छुआरा, जो किसी निकाह पे लुटा ही नहीं गए शायद। एक साहब थे इकबाल हेडेक, एक साहब थे इकबाल हरामी, एक साहब थे इकबाल 80 और एक साहब थे इकबाल खाली। खाली इसलिए कि बाकी तमाम इकबालों के साथ कुछ न कुछ लगा हुआ था। अगर इनके नाम के साथ कुछ ना जोड़ा जाता तो ये बेचारे बुरा मान जाते। बलभद्र नारायण शुक्ला इसी सिलसिले की एक कड़ी, और ये जनाब यार केवल टोपी कहे जाने लगे आ रहा। और बात ये है कि यूनिवर्सिटी यूनियन में नंगे सर बोलने की परंपरा नहीं है और टोपी को जिद। हम तो टोपी ना पहनेंगे। इसलिए होता ये कि ये जैसे ही बोलने खड़े होते, सारा यूनियन हॉल एक साथ टोपी 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 का नारा लगाने लगता। धीरे धीरे टोपी और बलभद्र नारायण का रिश्ता गहरा होने लगा। नतीजा ये हुआ कि बलभद्र को छोड़ दिया गया और इन्हें टोपी शुक्ला कहा जाने लगा। फिर गहरे दोस्तों ने शुक्ला की पग भी हटा दी और ये केवल बेचारे टोपी हो गए। मगर टोपी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, भाई हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये बात आश्चर्य में डाल दे, क्योंकि हमने टोपी को जनसंघी बनने की हालत में देखा था। तो ये अलीगढ़ में क्या करने आया, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता का गढ़ है, गढ़। टोपी अलीगढ़ केवल इसलिए आया ताकि वो ये देख सके कि मुसलमान नौजवान किस तरह के ख्वाब देखता है। हुआ ये कि एक स्कॉलरशिप का किस्सा था। टोपी भी उम्मीदवार था, मगर वो स्कॉलरशिप एक मुसलमान को मिल गई। 722 हिंदू लड़कों को काटकर जब वो स्कॉलरशिप एक मुसलमान को मिल गई तो टोपी को बड़ा ताव आया। चुनांचे वो अलीगढ़ से कोई स्कॉलरशिप मिलने का ख्वाब देखने लगा। दूसरी तरफ उसकी चेतना बार बार ये प्रश्न करती रहती कि पाकिस्तान बन जाने के बाद हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है। परंतु अलीगढ़ आकर टोपी का सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। सरदार जोगिंदर सिंह, हामिद रिजवी, इक़्तिदार आलम, केपी सिंह, हिंदू मुसलमान और सिख लड़कों का एक छोटा सा गिरोह यूनिवर्सिटी में एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। और वो उस इक़्तिदार आलम का मुंह कैसे बंद करता जो पाकिस्तान का उतना ही बड़ा विरोधी था कि जितना ही खुद टोपी था। वो हामिद रिजवी को अपने पास से कैसे हटा देता, जिसे कुछ मुसलमान लड़कों ने सिर्फ इसलिए पीटा था कि वो ये मांग कर रहा था कि मुशायरे के साथ साथ कवि सम्मेलन भी होना चाहिए और यूनियन की तरफ से केवल लेक्चर्स ऑन इस्लाम की जगह बाकी तमाम धर्मों पर लेक्चर्स होने चाहिए। मिलादुन नबी के साथ साथ जन्माष्टमी भी मनानी चाहिए। यही वो लोग थे जो यूनियन के चुनाव में हिंदू लड़कों को खड़ा करते और उनके चुनाव का काम करते, मार खाते थे, चुनाव हारते थे, परंतु हिम्मत नहीं हारते थे। अमा यार टोपी, तुम क्यों डरते हो? तुम तो मजाहिदी कम्युनिटी के हो। ये साले 4 करोड़ मुसलमान, अमा 30 करोड़ हिंदू क्या कर सकते, अमा क्या कर सकते हैं? 4 करोड़ से भी कम थे साले, जब इन्होंने मंदिर तोड़वाकर मस्जिदें बनवा ली थी। अरे तो हिंदुओं ने तोड़ने क्यों दी थी? देखो शुक्ला, बात ये नहीं है, कल का हिसाब किताब करने बैठ गए तो सवेरा हो जाएगा। यहाँ 4 करोड़ मुसलमान हैं और यहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हम यहीं के हैं, इसी का नाम हिंदू शोविनिज्म है। क्यों रहेंगे? यूं पूछ रहे हैं, मुल्क तुम्हारे बाप का हो जैसे। मेरे बाप का नहीं तो तुम्हारे बाप का है। न जाने कहां से आ गए बैग पिलाने और घर वाले हो गए। तेरे बाप दादा तो जैसे यहाँ सिरफल के पेड़ की तरह हो गए। अरे मियाँ हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री, यहाँ सभी बाहर से आए हैं। हाँ पढ़ लेंगे हिस्ट्री। अच्छा चलो चाय पिलाओ। और सुनो, कांग्रेस वालों के लिए अपने बाप के नीले तेल की 2 शीशे मंगवा देना। क्यों? वो क्या है ना, उनके पॉलिटिक्स के रंग पट्टे जरा लुझलुझा गए हैं। हमें तुम्हारे यहाँ ये दाढ़ी वाला कौन आ गया? हमारा निकले जूनियर ही है ना। अरे भाई ये वही जरगाम साहब हैं, बुलबुलिया के जमाने में हुआ करते थे। मार भाई गॉड, क्या स्पीकर है। सईद अंडा तो कह रहा था कि सुल्तान न्याजी और मुनीस साहब से भी अच्छा स्पीकर है। हमें जहाँ कहाँ सुल्तान न्याजी और मुनीस भाई, और कहाँ के चौखट। अरे एमए में टॉप किया था इन्होंने, और डॉक्टर ताराचंद ने इनकी डेजिटेशन की इतनी तारीफ की कि क्या कहा जाए। मगर ये तो बड़ी थर्ड रेट हरकत है।
एमए में टॉप करके दाढ़ी रख ली। मगर ये जरगाम साहब है कहाँ के? जरगाम नहीं, जरगाम। वाह के बिंदी खा जाने पर जुर्माना हुआ और केपी उर्दू शब्दों और अरबी जबान को गाली देता हुआ सबको कैफे डी फोर्स तक ले गया। बगल वाली मेज पर बैठे लड़के किसी लड़की की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सीनियर मुल्ला लड़कों के एक ग्रुप को चाय पिला रहा था और कम्युनिस्टों के इखलाक पर तकरीर कर रहा था। इस यूनिवर्सिटी को हिंदुओं का डर नहीं है, मगर कम्युनिस्टों का है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पुरानी दुश्मनी निकाली है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कम्युनिस्ट ना घुस आए। वो तो खुदा की खैर है, शान है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़कियां नाचती हैं और कल्चर के नाम पे एंटनी क्लियोपेट्रा खेलती हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। मुसलमान लड़कियों को तो हीर रांझा और लैला मजनू खेलना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज कौन कट रहा है? केपी कट रहे हैं साहब। अरे क्या बात है। अच्छा सुना आपका ड्रामा बड़ा जबरदस्त हुआ। मैं उसी रात दिल्ली चला गया था, बड़ा अफसोस हुआ। वैसे ये साहब कौन है? अरे भाई अपना नाम नहीं डालो, इनका नाम जरा राष्ट्रीय भाषा में हो गया है साहब। अच्छा, बलभद्र नारायण शुक्ला। कहाँ से आए? बनारस से। कहीं आप डॉक्टर भृगु नारायण के लड़के तो नहीं? जी हाँ। तो तुम्हारी दादी ने तुम्हें उर्दू सीखने के लिए यहाँ तक भेज दिया? ये तो दाढ़ी कमरे के लिए हो। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। इनके यहाँ जब इनका भाई, अरे मियाँ बताने दे। अरे इनके यहाँ जब इनका छोटा भाई होने वाला था और नौकरानी जब आई और उन्होंने पूछा कि भाई हो ये कि बहन, तो भाई साहब कहते हैं साइकिल ना हो सकती का। भाई साहब हम इनसे कमाल का नहीं समझ रहे। जभी तो हिंदी में हमें करने बनारस को छोड़कर अलीगढ़ आए हैं। अरे और वो तुम्हारी जबरदस्त चुटिया क्या हुई? तुम्हारी दाढ़ी के काम आ गई। अच्छा खा पी चुके हैं तो हमारे साथ चलिए। साहब वो चाय आ रही है, इक़्तिदार पी लेंगे। साहब वो बिल भी आ रहा है। वो नहीं आएगा। इरफान बिल अदा करता हुआ टोपी को लेकर चला गया। दोनों बहुत खुश थे, दोनों यादों को खंगाल रहे थे, पर किसी के पास कहने वाली कोई बात नहीं थी। तुम्हारी दादी तो हिंदी के राष्ट्रभाषा हो जाने से बड़ा खफा होंगी। वो मर गई। अरे क्या, कब तक जिंदा रहती? फिर वो तुम्हारी दादी थी? मेरी दादी उसी दिन मर गई थी जिस दिन हम पंचम की दुकान से केले खरीद रहे थे। मैंने दादी बदल ली थी। अब वो कैसे हैं? उनका इंतकाल हो गया। बाजी? बाजी पाकिस्तान चली गई। मुन्ना? मुन्ना यही है, मुन्नी भी यही है। बातें समाप्त हो गई, दोनों चुप हो गए, दोनों उदास हो गए। दोनों के बीच में कोई अनदेखी दीवार थी। दिलों के धड़कने की आवाज इधर से उधर नहीं जा पा रही थी। क्या पाकिस्तान के बिना काम नहीं चल सकता था? पता नहीं। और अब मैं पाकिस्तान को गाली भी नहीं दे सकता। क्यों? अरे बाजी जो वहां चली गई है, क्या करता है उनका पति? पाकिस्तानी एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। अब्बू की तबीयत खराब थी तो बेचारों को आने की इजाज़त भी नहीं मिली, इसीलिए बाजी भी नहीं आ पाई। तुम क्यों नहीं गए? मैं अपने आप को ये यकीन दिलाने के लिए नहीं गया कि मैं हिंदुओं से डरता हूँ। हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या जीजा जी को हिंदुओं ने नहीं आने दिया? वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? फिर नहीं, फिर सब सुधार योजना अब तक चली आ रही है। भाई यार वो भी क्या दिन थे। हाँ यार। दोनों उदास हो गए। सारी बातें, सारी यादें, सारे नारे, दोनों ने अपनी बरसों की यात्रा फिर की और ये देखकर दोनों उदास हो गए कि घाटे में केवल ये दोनों ही रहे। हिपोक्रेसी के जंगल में दो परछाइयों ने अपने आप को अकेला पाया तो वो लिपट गई। भाई ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो अपने पल्ले नहीं पड़ी। अब देखो मेरी बीवी तुम्हारे पल्ले पड़ती है या नहीं। इरफान का ड्राइंग रूम बड़ा सादा सूदा था। दीवारें नंगी थी। एक नकली आतिशदान के ऊपर शंकर का एक बस्ट रखा हुआ था और उस बस्ट के पास निकल के हुए फ्रेमों में दो तस्वीरें थी, एक इरफान के अब्बू की और दूसरी इरफान की दादी की। शंकर जी को भोला समझकर फंसा रहे हो। हाँ, गोमती गंगा में मिलती है ना। मैं हिंदुओं से सख्त नफरत करता हूँ पर शंकर से बहुत प्यार, क्योंकि ये बिल्कुल आदमी के नाप के हैं। बेवकूफ। कोई पूछे कि समुद्र मंथन में अकेले शामिल थे तो फिर सारा जहर अकेले क्यों पी गए?
जरा जरा जहर अमृत पीने वालों को भी चटा दिया होता। पर शायद जहर अकेले ही पीना पड़ता है। आदमी और देवता में यही फर्क है शायद। जहर अकेले शिव पीते हैं, जहर अकेला सुकरात पीता है, सलीब पर अकेले ईसा चढ़ते हैं, दुनिया त्याग कर एक अकेला राजकुमार निकलता है, इम्तिहान के वक्त भीड़ नहीं लगती, बस हद से हद करबला में 70-72 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। आदमी सदा से इतना अकेला क्यों है बलभद्र? क्योंकि उसके खाने का वक्त है। ये मेरी बीवी सकीना है। ये अंदाजा तो मैंने भी लगा लिया था। इसकी जबान पर हंसना मत, इसके घर में उर्दू बोली जाती। ये दादी की जिद में गवार बन गया। भाभी ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? ये मेरे बचपन के दोस्त बलभद्र नारायण शुक्ला हैं। कोई आसान सा नाम नहीं रख सकते थे आप? अरे ये बड़े ही ठेठ किस्म के गाढ़े हिंदू हैं। मियाँ लोगों का छुआ नहीं खाते या खाने लगे हो? ये अच्छी खबर है। गवारों के खाने के लायक कोई चीज है भी नहीं इस वक्त। ये बात टोपी को बुरी लगी, इसलिए उसने सकीना के जिद में खा लेने का फैसला कर लिया। और उस दिन उसने पहली बार किसी मुसलमानी घर में खाना खाया। जिस डोंगे से इफ़न सालन निकाल रहा था, उसी डोंगे से उसे अपने लिए सालन निकालना अजीब लगा। अब कभी ना कहिएगा खाने को। क्यों? अरे भाई ने कोई समझाओ, मैं बहुत गाढ़ा हिंदू हूँ। मैं भी बहुत गाढ़ी मुसलमान हूँ। तुम्हारे जाने के बाद इन बर्तनों को खूब रगड़ रगड़ के धुलवाऊंगी। जो मैं ना खाता तो क्या बर्तन ना धुलते? यही तो गंदापन है मुसलमानों का। यूं सकीना से टोपी की पहली मुलाकात खाने की मेज पर हुई और पहली मुलाकात में दोनों लड़ पड़े। टोपी शुक्ला बड़े यार किस्म के लोग थे, मगर अपने उसूलों के भी बड़े पक्के थे। उनका सबसे बड़ा उसूल ये था कि दोस्ती में उसूल नहीं देखे जाते। और ये जब यूनिवर्सिटी में आए थे तो जनसंगी थे, धीरे धीरे मुस्लिम लीगी हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू लड़की ने मौलाना टोपी कहने लगी। बलवा हो गया कि इन्होंने कटपुले के पार जाना इस डर से छोड़ दिया कि कहीं मुसलमान होने की धोखे से मार न डाल दिए जाए। हिंदी से एमए कर चुके थे, बेरोजगार थे। किसी डीएवी कॉलेज में हिंदी की एक जगह निकली। इफ़न ने अखबार की कटिंग टोपी को भेंट की और कहा, ये लो अप्लाई कर दो। भाई क्या फायदा? हमारी नौकरी मिलेगी और क्या फायदा? कॉलेज हिंदुओं का है, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। भाई तो किसी इस्लामिया कॉलेज में अप्लाई कर दो। मेरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। ये प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है कि बलभद्र नारायण शुक्ला और उन्हीं के जोड़ीदार किसी अनवर हुसैन जैसे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह है या नहीं। यहाँ पूंजड़ो, कसाईयों, सैयदों, जुलाहो, राजपूतों, मुस्लिम राजपूतों, बारासैनियों, अगरवालों, कायस्थों, ईसाइयों, सिखों, गरज की सभी के लिए कम या अधिक गुंजाइश है, परंतु हिंदुस्तानी कहा जाए। लगता ऐसा है कि ईमानदार इंसान को हिंदू मुसलमान बनाने में बेरोजगारी का हाथ भी है। धर्म में भी साली पॉलिटिक्स घुसाई भाई। धर्म सदा से ही पॉलिटिक्स का पार्ट रहा है। सोमनाथ मंदिर ना तुम बनवा सकते हो और ना दिल्ली का जामा मस्जिद में। तो धर्म मेरा या तुम्हारा साथ क्यों देगा चौंगट? मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर डालूं। क्या 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 सोच रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी प्रॉब्लम्स का यही हल रह गया है। एक बार शादी कर लूं, फिर देखूंगा इस साली दुनिया को। फिर नहीं फिर। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं फर्क। बस आप लोग शब्दों के तलवे चाटते रहिए। मैं अपने विवाह की बात कर रहा हूँ और आप सब सुधार योजना को चलाने पर तुले बैठे हैं। तो किससे शादी कर रहे हो? ये मालूम होता तो आपसे क्यों कहता। मैं आप भी कभी कभी स्टूपिड हो जाते हैं। तो क्या मैं लड़की पैदा करूं? आपकी पैदा की हुई लड़की से क्या फायदा? मैं उससे विवाह तो कर नहीं सकता। तो फिर मेरा इश्क करवा दीजिए। इश्क करवा दूं? हाँ। और खुद क्यों मैं ना कर डालूं इश्क? ये भाई खबरदार, जो भाभी के हो तो भी इश्क करोगे। देखो पंडित मौलाना बलभद्र नारायण टोपी शुक्ला, इश्क करने के लिए या इश्क लड़ाने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, परंतु जरूरी नहीं जो लड़की तुमसे इश्क करे वो तुमसे शादी भी करे, क्योंकि इश्क का ताल्लुकात दिलों से होता है और शादी का तनख्वाहों से। इसका मतलब ये लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा की कहानी केवल एक प्रोपेगेंडा है। ये सारी कहानियां मिडिल क्लास के पैदा होने से पहले की हैं।
पॉलिटिक्स साले इश्क में भी घुसाई। इश्क ठीक कहा ना मैंने? एन जरा गाड़ी थी, तुम अलिफ से ही काम चलाया करो। फिर तो मैं एतराज करोगे कि मैं जबान को खराब करता हूँ। नहीं 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 नहीं, फिर मैं कोई एतराज नहीं करूँगा। तो फिर मेरा इश्क करवा दीजिए, और किसी मुसलमान लड़की से करवा दे तो क्या कहना? क्यों? अरे उसे लेके पाकिस्तान चला जाऊंगा। वैसे 3 रुपए होंगे। रुपए? हाँ रुपए। क्या करोगे रुपए का? भाई तुम भी बहुत डल हो गए हो। रुपए खर्च करूंगा और क्या करूंगा। ये टोपी खाना खाकर जाना। राम राम भाभी, तुम एक दिन मेरा धर्म भ्रष्ट करवा के दम लोगी। मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैं मुसलमानों के घर का खाना नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? तुम तो बड़े प्रगतिशील हो। हूं तो, परंतु आदत पड़ गई है। जब भी घर जाता हूं तो रसोई में जाने की इजाजत नहीं मिलती। माता जी मेरी थाली अलग रखती हैं, कहती हैं कि मैं मलेच्छ हो गया हूं। और तेरे बाप टोपी, मैं तुम लोगों को खूब समझती हूँ। यहाँ बैठकर ना मालूम कौन शील हो जाते हो। प्रगतिशील। हाँ हाँ, प्रगतिशील होगा कुछ। ये मुंह भी कोई जबान है कि बोलो तो जबान चिनार औरत की तरह 100 बन खाए। वो बात कहो, ये उपमाएं क्यों लुटा रही है? अरे क्या तो मैं डरती हूँ जो नहीं कहूंगी। कह ये रही थी कि यहाँ बैठकर अगर प्रगतिशील बनते हो, मगर खाल के नीचे हूँ हिंदू ही। और अगर मैंने कौन सा कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ? मैं पागल हूँ जब मेजोरिटी कम्युनिटी को छोड़कर माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ जाऊँ? तुम जनसंघियों के जासूस हो। वैसे इस समय मुझे 3 रुपए की जरूरत है। 3 रुपए नहीं है मेरे पास। 5 रुपए से भी काम चल जाएगा। हाँ, तुम्हारे बाप ना मालूम कौन नारायण ने या आंगन में नोटों का जो पेड़ लगाया था ना, उसमें इस साल बहुत फल आए हैं। कमाल है, पिताजी ने ये बात तो मुझे बताई ही नहीं। इतना बड़ा भी कोई कमाल नहीं है कि तुम कमाल कह रहे हो। अच्छा ये लो, मगर नौकर होते ही अदा कर देना। लिख रखा है भाभी, 1-1 पाई अदा कर दूंगा। और सुनो, जब पैसों को ज्यादा ही ठला पड़ जाए तो मुझे एक आदत नौकरी दिलवा देना। जब तक सकीना इस बात का कोई जवाब सोचती, टोपी चलता बना। इरफान के यहाँ उसका आना जाना इतना बड़ा कि शमशाद मार्केट, स्टाफ क्लब, कैफे डी फूंस और कैफे डी अलिफ लैला में उसकी बातें होने लगी। यूनिवर्सिटी एक छोटी सी बस्ती, शहर से अलग थलग। कटपुले के उस पार हिंदुस्तान है और इस पार यूनिवर्सिटी। इसलिए लोग इस टो में लगे रहते हैं कि किसकी बीवी किसको देख के मुस्कुराए, कौन सा लड़का किस किस लड़की पे आशिक है और किस किस लड़की पे आशिक होने वाला है। इरफान ने सुनी अनसुनी कर दी। सकीना जब एक दिन टोपी को लेकर पिक्चर जाने लगी तो वो सन्नाटे में आ गया, और एक दिन उससे नहीं रहा गया तो वो बोला, भाई ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी बहुत ही घटिया जगह निकली। क्यों? अब मैं यहाँ नहीं आया करूंगा। क्यों? क्या तुम सकीना से फंस गए हो? हाँ, यही तो काली चलन रह गया है मेरे लिए। अंकल टोपी आप। खबरदार जो मुझे टोपी कहा। ये टोपी, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची की जबान खराब ना करो। तो मैं तुम्हारे खुदा के लिए कोई काम क्यों करूं? मैंने तो उन्हें पाकिस्तान भेज दिया है। अंकल टोपी हिंदू है, अंकल टोपी हिंदू है। तुम्हें किसने कहा? आज स्कूल में मेरी फ्रेंड कह रही थी कि अम्मी टोपी से फंस गई है और अंकल टोपी हिंदू है। अच्छा हाँ। तो बेटा बाहर जाके खेलो, जाओ। यहाँ वालों को तो बदनाम भी करना नहीं आता। आज राखी का त्योहार है, तुम मुझे राखी क्यों नहीं बांध देती? मैं हिंदुओं को राखी नहीं बांधती। श्रीमती जरगाम, राखी हिंदुओं को ही बांधी जाती है। मेरी मियाँ का नाम बिगाड़ोगे तो मार डालूंगी। परंतु परंतु क्या इसलिए राखी बांधो कि यहाँ के कल्चर में मुझे तुम्हारे साथ बदनाम कर रहे हैं? मैं हर साल एक राखी खरीदकर नाली में फेंक देती हूँ। और ये भूल जाती हो कि महेश ने तुम्हारी हिफाजत की थी और रमेश इतना लंबा सफर तय करके तुमसे राखी बनवाने आता रहा। हाँ, मगर मैं ये भी नहीं भूल सकती कि अब्बा की ईरानी टोपी नाली में फेंक गई थी। अरे तो मैंने फेंकी थी उनकी टोपी नाली में। तुम हिंदू है। अरे तो मुझे फेंक दो नाली में, मैं भी टोपी हूँ। टोपी, तुम हिंदू क्यों हो या मैं मुसलमान क्यों? तुम मुसलमानों से नफरत करते हो और सकीना हिंदुओं से घिन खाती है। हमारा क्या अंजाम होगा बलभद्र? मेरे दिल का डर तुम्हारे और सकीना के दिल की नफरत इतनी अटल सच्चाइयां हैं कि बदल भी नहीं सकती। मैं तुम्हारा कत्ल क्यों नहीं कर देता या तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? हमारे हाथ कौन थाम रहा है? मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, मैं रिजाइन कर रहा हूं। ये कोई बहुत अकलबंदी की बात नहीं करोगे? तो फिर मुसलमानों को नौकरियां क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके दिल में चोर है। क्या चोर है? ये चोर है कि उन्होंने जब पाकिस्तान बनवा लिया है, इसलिए भारत पर उनका क्या अधिकार रह गया है? तो फिर मैं पाकिस्तान क्यों नहीं गया?
टोपी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हाँ, फिर इफ्फत पाकिस्तान क्यों नहीं गया? 4.5 करोड़ मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पड़ोसी कबीर अहमद ने नया मकान क्यों बनवाया है? परंतु मुसलमान पाकिस्तान की हॉकी टीम की जीतने की खुशी क्यों मनाते हैं? ये सवाल ऐसे भी तो किया जा सकता है कि हिंदुस्तानी हॉकी टीम में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है? क्या मुसलमान हॉकी खेलना भूल गए? नहीं, परंतु डर इसका लगा रहता है कि वो पाकिस्तान से जाके मिल जाएंगे। अरे जब तक उन्हें हॉकी खिलाया ही नहीं जाएगा तब तक वो इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे? पाकिस्तान की वफादारी देखने के लिए हम अपना गोल्ड मेडल तो नहीं खो सकते ना। पाकिस्तान की वफादारी? मियाँ कम से कम जबान तो सुधारो। हम दूसरी शक्ल क्या है ये पूछते हैं। फर्ज करो हॉकी नहीं युद्ध हो रहा है, हम मुसलमानों की वफादारी देखने के लिए उन्हें फौज में ज्यादा ले लें और वो जाके पाकिस्तान से मिल जाए, तो ये इम्तिहान किस पर महंगा पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, फिर तो ये शक ही ठीक है, ये नफरत ही ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बलवे होते रहेंगे, 100-200 लोग मारे जाएंगे। 100-200 आदमियों की जान बचाने के लिए अपनी इंडिपेंडेंस को खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। तो क्या मैंने क्या मुसलमानों का ठेका ले रखा है? तुम अगर मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने क्यों आए? ये मुसलमानों के बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है। केंद्र सरकार से जो एयर का पैसा मिलता है उनमें हमारा भी पैसा है। सारे मुसलमान गद्दार हैं। हाँ, मेरे अब्बा भी गद्दार थे। तुम बात बात में अपने अब्बा क्यों घसीट लाती हो? अब्बा न हो गए राम नाम हो गए, जहां देखो वहां मौजूद है। बलवों में और भी कई अब्बू मारे गए हैं। सॉरी भाभी। अंकल टोपी अंकल ने हमें प्यार क्यों नहीं किया? वो पागल हो गया है। आजाद हुआ कौन, आजाद हुआ कौन, आजाद हुआ कौन, आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ कौन, आजाद हुआ। ये पंजाब नहीं हंसी ख्वाब नहीं, अब ये पंजाब नहीं हंसी ख्वाब नहीं, अब ये दो आप है सियाग है पंजाब नहीं, कौन आजाद हुआ कौन आजाद हुआ। मस्जिद में अल्लाह की ज़ात थी, चांदनी चौक में रात ही रात थी, जामा मस्जिद में अल्लाह की ज़ात थी, चांदनी चौक में रात ही रात थी। आस कच्चे घड़े की तरह बह गई, आस कच्चे घड़े की तरह बह गई, सोनी बीच तूफान में रह गई, कौन आजाद हुआ कौन और मंच से परे जो हमारे साथी हैं जिनके बिना ये प्ले अधूरा था वो है रंजन बासु जो इस प्ले की लाइटिंग को संभाल रहे थे।
मौसीकी को संभाल रहे थे। हमारे बैक स्टेज सपोर्टर जो रोहित है और इस प्ले के निर्देशक तारिक हमीद